दोस्तों, दुनिया में हर दिन कोई ना कोई नई खोज होती रहती है, क्योंकि ये धरती कई रहस्यों से भरी पड़ी है। लेकिन कई ऐसे भी डिस्कवरी और इन्वेंशन हुए हैं जो गलती से हो गए थे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अद्भुत एक्सीडेंटल डिस्कवरी के बारे में आपको बताएंगे, जिसने दुनिया के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहले उलुबुरुन शिपरेक। दोस्तों, साल 1982 में समुद्र में जो एक उल्लेखनीय खोज हुई थी, क्या उसके बारे में आपको पता है? ये इंसान, जिसका नाम मेहमत शकीर है, एक स्पॉन्ज गोताखोर है जो तुर्की में स्थित उलुबुरुन तट के पास तैर रहा था। तभी ये पानी में डूबी हुई एक प्राचीन जहाज के अवशेषों से टकरा गया। वैसे आपको लग रहा होगा कि इसमें इतने हैरानी की क्या बात है, तो आगे सुनिए। जिस जहाज से ये टकराया था वो कोई मामूली जहाज नहीं, बल्कि 50 फीट वाली बकायदा एक लंबी जहाज थी, जो कई सालों से समुद्र की गर्भ में रहने की वजह से खोखली हो चुकी थी। इस जहाज में कई प्रकार के मूल्यवान वस्तुएं मिली, जैसे सिरामिक जार, कई इग्नॉट्स जो ग्लास, कॉपर और टिन की धातुओं से बने थे। एक दशक बाद इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने का असली काम शुरू हुआ। अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे इन्वेस्ट करने का चुनौती भरा टास्क अपने हाथ में लिया और करीब 20,000 बार इसमें डाइव लगाया। इतनी बार डाइव्स लगाने के दौरान इसमें से एक एक चीजें मिली, जिसमें ब्रॉन्ज एज के कई आर्टिफैक्ट्स, खजाना, हाथी के दांत, हिपोपोटामस के दांत और कीमती आभूषण शामिल थे। इसके अलावा एक ऐसा वस्तु मिला जो एक प्रकार का प्राचीन बीटल प्रतीक है, जिसे स्कैरब कहा जाता है और जो मिस्र के प्रसिद्ध रानी नेफरटिटी के नाम के साथ अंकित है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये जहाज करीब 3,300 साल पुराना है, जो अब तक का सबसे पुराना शिपरेक्स के खोजों में से एक है। टी बैग्स। 19वीं सदी के शुरुआत में टॉमस सलिवन नाम के इस अमरीकी चाय व्यापारी ने गलती से कुछ ऐसा डिस्कवरी कर दिखाया, जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इससे आप भी वाकिफ हैं। दरअसल यह व्यापारी काफी चालाक था और हमेशा कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता था। इसने पूरे यूरोप भर में अपने कस्टमर को चाय के सैंपल्स देने के बारे में सोचा। सभी को चाय का सैंपल्स पसंद है, इसलिए इसने चाय के सैंपल्स को एक ही बॉक्स में साधारण तरीके से पैक करने के बजाय हर एक सैंपल को एक सिल्क के पाउच में पैक करने का फैसला किया, ताकि सभी सैंपल्स के फ्लेवर एक दूसरे से मिक्स ना हो और लोगों को हर एक का स्वाद मिल सके। जब चाय का सैंपल कस्टमर तक पहुंचा तो कस्टमर को टॉमस के प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने पाउच से चाय निकालने के बजाय पाउच सहित ही उसे पानी में डाल दिया, इस बात को बिना रियलाइज किए कि पाउच सिर्फ फ्लेवर को एक साथ मिक्स ना होने के लिए दिया गया है। चाय बनने के बाद लोगों ने यह नोटिस किया कि सिल्क की पाउच के अंदर खुला चाय होने की वजह से अब चाय को छानने की जरूरत नहीं थी और चाय के स्वाद और कलर में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया था, बल्कि ये और आसान हो गया था, क्योंकि चाय में ना कोई पत्ती और ना ही किसी तरह का मैला था। दोस्तों, यहीं से टी बैग के कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया। रोसेटा स्टोन। 18वीं सदी के अंत के दौरान जब फ्रेंच के राजा नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र के अंदर वेंचर यानी एक यात्रा करने का विचार कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ अपने सैनिकों को ही नहीं लाया, बल्कि उन्होंने एक यूनिक आइडिया के तहत सैनिकों के साथ कुछ लोगों का एक स्पेशल ग्रुप भी बनाकर लाया, जिसमें वैज्ञानिक और इतिहासकार शामिल थे। उनका मकसद मिस्र के बहुमूल इतिहास को समझना और उसे एक्सप्लोर करना था। उनके साथ आए इस ग्रुप को मिस्र की संस्था कहा जाता था। खैर, साल 1799 आते आते नेपोलियन की सैनिकों ने पियर फ्रैंकोइस बूचर्ड के नेतृत्व में रोसेटा शहर के पास स्थित कुछ पुराने दीवारों को ध्वस्त करना शुरू किया।
लेकिन उस दौरान उन्हें एक बड़ा और अनोखा बसोल्ट का स्लैब मिला, जो एक प्रकार का पुराना वोल्केनिक रॉक था। इस पत्थर पर एक नहीं बल्कि 3 भाषाओं, ग्रीक, डेमनिक और मिस्टीरियस हियरोग्लिफिक्स में कुछ लिखा था, जिसे डिकोड करने के लिए भाषाओं पर पकड़ बनाने वाले 2 लोगों, जीन फ्रांकोइस शैम्पोलोन और टॉमस यंग को काम पर लगा दिया गया। करीब 2 दशकों तक इसमें सर खपाने के बाद रोसेटा स्टोन पे मौजूद मिस्र के सिंबल को क्रैक किया गया, जिससे मिस्र के प्राचीन इतिहास, कहानी और कल्चर को और गहराई से समझने का मौका मिला, जो पहले कभी नहीं मिल पाया था। पेनिसिलिन। पहले विश्व युद्ध में घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बुलिंज भेजा गया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि घायल सैनिक एंटीसेप्टिक से इलाज के बावजूद दम तोड़ रहे हैं। दवा घाव को ऊपर से ठीक कर रही है, लेकिन अंदर से ये इन्फेक्शन नहीं रोक पा रही है। उन्होंने एंटीसेप्टिक उपचार पर ऐतराज जताया और घाव को खुला रखने के लिए कहा, लेकिन उनकी सोच को किसी का सपोर्ट नहीं मिला, जबकि एंटीसेप्टिक के उपचार से सैनिक दम तोड़ते रहे। युद्ध खत्म होने पर वे लंदन के सेंट मैरी मेडिकल स्कूल वापस आ गए, लेकिन सैनिकों की मौत से हो रही बेचैनी उन्हें परेशान करती रही। एक दिन लैब में सर्दी जुकाम के कारण उनकी नाक से पानी उस प्लेट यानी पेट्री डिश में टपक गया, जिसमें वे बैक्टीरिया को बनाने और नष्ट करने का शोध करते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि प्लेट के उस हिस्से में बैक्टीरिया नहीं बने जहां उनके नाक का पानी टपका था। बस यही घटना लाइसोजाइम नाम के तत्व की खोज का कारण बनी। इस तत्व को बाद में उन्होंने दूध और आंसुओं में खोजा, जिसका खाने और पीने के चीजों के प्रिजर्वेशन में आज भी यूज होता है। लेकिन फ्लेमिंग का गोल प्रिजर्वेशन नहीं था। फ्लेमिंग शोध करते गए और जीत उनके जिद की हुई। आगे चलकर इसी लाइसोजाइम से उन्होंने पेनिसिलिन नाम की पहली एंटीबायोटिक दवा बनाई। इस एंटीबायोटिक दवा से बुखार, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया और मेनिंजाइटिस के लाखों रोगी ठीक हुए और दूसरे विश्व युद्ध में घायल हुए सैनिकों की भी जान बची। 1945 में अमेरिका की फार्मा कंपनियों ने उन्हें $1 लाख की सम्मान राशि भेंट की, तो उसे उन्होंने सेंट मैरी मेडिकल स्कूल को दान में दे दिया। वीनस डी माइलो। वीनस डी माइलो दुनिया के सबसे चहेते मूर्तियों में से एक है। ग्रीक देश के मिलेओस नाम के एक आइलैंड में इसे खोजा गया था, जो वहां कई सालों से दफन थी। 1820 तक ये वहीं पर दबी रही, जब तक कि योर्गोस केंट्रोतास नाम के एक लोकल व्यक्ति ने इसे नहीं ढूंढ निकाला। ये रोज की तरह उस दिन भी कुछ मार्बल के पत्थरों को लेने के लिए गया था। इसने वहां पर खुदाई करना शुरू किया और अचानक इसे एक मार्बल का खूबसूरत मूर्ति मिली, जिसके नीचे का हिस्सा गायब था। इसके अलावा मूर्ति के दोनों हाथ भी नहीं थे। ये मूर्ति कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं, बल्कि वीनस डी माइलो मूर्ति ही थी। हालांकि उसे इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब ओलिवियर वोटियर नाम के एक फ्रेंच नौसेना अधिकारी को योर्गोस के इस खोज के बारे में पता चला, तो उसने उसे कुछ पैसे दिए और उसी जगह पर एक बार फिर खुदाई करना शुरू किया। खुदाई करने के बाद मूर्ति का दूसरा हिस्सा भी मिला, जो वहीं आसपास दफन था। मूर्ति का पैर मिलने के बाद उस ऑफिसर ने फ्रेंच के राजा को उसे खरीदने के लिए कन्विंस किया। अगले ही साल यानी 1821 को फ्रेंच के राजा लुइस 28 को यह मूर्ति भेंट के रूप में दी गई। राजा ने इस मूर्ति को एक म्यूजियम में दान कर दिया, जो आज दुनिया में सबसे फेमस म्यूजियम में से एक है। काफी सालों तक मूर्ति को स्टडी करने के बाद यह अनुमान लगाया गया कि ये मूर्ति ग्रीक के प्रेम और सुंदरता की देवी की हो सकती हैं। हालांकि इसके दोनों हाथ गायब हैं और इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ। पेसमेकर।
अगर समय में पीछे आकर देखें तो 1960 में विल्सन ग्रेटबैच नाम के एक अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ करते थे, जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसका नाम था ऑसिलेटर। उन्हें ऑसिलेटर नाम के इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली क्रैक करना था। लेकिन ये सिर्फ एक ऑसिलेटर नहीं था, बल्कि इस डिवाइस को एक खास काम के लिए डिजाइन किया गया था, जो एक स्पेसिफिक प्रकार के हार्ट रिदम डिसऑर्डर, जिसे टैकीकार्डिया कहा जाता है, को मॉनिटर करने में मदद कर सके। अगर आप टैकीकार्डिया से परिचित नहीं हो तो हम आपको बता दें कि ये तब होता है जब हार्ट बीट नॉर्मल हार्ट बीट से तेज हो जाता है, जिसके चलते कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। विल्सन जब वो इस ऑसिलेटर पर काम कर रहे थे तब उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी थी, और वो ये थी कि 10 किलो के रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने सिर्फ 1 ही किलो के रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया। वैसे आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगा, है ना? हालांकि ये बड़ी गलती उनके डिवाइस को पूरी तरह से बेकार कर सकती थी, लेकिन यहीं पर एक नए खोज की शुरुआत हुई। जब विल्सन सर्किट को रेजिस्टर से पावर दे रहे थे तो उसने उस तरह से बिहेव नहीं किया जैसा कि वो चाहते थे। टैकीकार्डिया को मेजर करने के बजाय इलेक्ट्रिकल सर्किट ने अजीब सा रिदम बनाना शुरू कर दिया। वैसे उनके जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो ये सोचकर परेशान और उदास हो जाता कि उसने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। लेकिन विल्सन ऐसे नहीं थे। उन्होंने उस अजीब से रिदम को सुना और उसने कुछ ऐसा आवाज किया जो उन्हें हैरान कर दिया, क्योंकि उसमें से इंसानी दिल के धड़कने की आवाज आ रही थी। वो समझ गए कि उन्होंने कुछ नया इन्वेंशन कर दिया है, जो आज एक पेस मेकर के रूप में जाना जाता है और इंसान के हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम करता है। टेराकोटा आर्मी। साल 1974 के दौरान चीन में कुछ लोगों का एक ग्रुप जियान शहर के पास एक कुएं की खुदाई कर रहा था। खुदाई के दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला जो काफी अजीब और हैरान कर देने वाला था। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स द्वारा इस जगह की और गहराई से खुदाई की गई तो उन्होंने पाया कि ये सैनिकों की मूर्तियां हैं, जो 100-200 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 8000 थी। ये मूर्तियां टेराकोटा सैनिकों की थी। इतना ही नहीं, उन्हें वहां घोड़े और रथ भी मिले। इन सैनिकों के मूर्तियों की खास बात यह थी कि हर एक मूर्ति एकदम यूनिक थी। यहां तक कि 2 मूर्तियां के चेहरे भी आपस में मेल नहीं खा रहे थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।